नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा में बात उभरती तकनीक और वैश्विक चुनौतियों की। शुक्रवार को हुई क्वाड की पहली शिखर बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने वैक्सीन वितरण और नई तकनीकों को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 कार्य समूहों की स्थापना के लिए सहमति बनाई, जिसमें 3 वर्किंग ग्रुप को लॉन्च किया गया। क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप और क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। क्वाड देशों ने यह माना है कि एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और लचीले हिंद प्रशांत क्षेत्र की जरूरत है ताकि विश्व की उभरती हुई तकनीक को साझा हितों के लिए इस्तेमाल किया जाए। बैठक में शामिल क्वाड नेताओं ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ऐसी तकनीक की जरूरत को महसूस किया जो आपसी इंटरेस्ट और वैल्यूज के मुताबिक हो। 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, 5G, वायरलेस कम्युनिकेशन, स्टेम सेल थेरेपी जैसी उभरती हुई तकनीक के लिए एक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। ये ग्रुप टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर नियम बनाएगा। चारों देशों ने टेलीकम्युनिकेशन डिप्लॉयमेंट की तैनाती, इक्विपमेंट सप्लायर्स के डाइवर्सिफिकेशन और फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशन को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने की बात पर खास जोर दिया है। इसमें निजी सेक्टर्स और इंडस्ट्री को भी शामिल किया जाएगा। तो उभरती तकनीक और इसके साथ जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका मैं उनसे परिचय करवा दूं। मौसम है हमारे साथ, प्रोफेसर हैं आप IIT दिल्ली, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। मौसम में आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन में क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप का जो गठन किया गया है, क्या मानते हैं आप मौजूदा परिवेश में ये कितना अहम है और इसे बनाने की जो खास वजह हैं, जो वर्तमान में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो परिवेश हैं, कितनी अहम है ये वजह भी? जी अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और हमें देखना पड़ेगा कि भारत पहले कहाँ था और अब कहाँ है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है भारत सरकार की जी। कि हम लोग भारत, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन हो रहा है। देखिए, अभी इससे पहले जो हम सबसे छोटा हमारा गठबंधन था वो G5 था, जिसमें ब्राज़ील और मेक्सिको और साउथ अफ्रीका और इस तरह के देश थे, चाइना भी था, भारत भी था। और ये बहुत अच्छे देश थे। इन सबको मैं कहूँगा विकासशील देश थे। ये वो देश थे हैं जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं। अभी हम उनको डेवलप्ड नेशन नहीं बोल सकते, विकसित राष्ट्र नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम खड़े हो रहे हैं अमेरिका के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये वो देश हैं जिनको हम शायद अति विकसित देश बोलेंगे जी। तो भारत कैसे एक ऐसे अचानक से एक छलांग मार के इन देशों के साथ खड़ा हुआ है आज एक रणनीतिक गठबंधन में? और उसका कारण मेरे ख्याल से साफ है। एक, हमारे विश्व में बहुत चुनौतियां हैं, बट दूसरा ये कि आज एक विश्व का संतुलन थोड़ा सा बदल रहा है। चीन जो है उसका प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। चाहे आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की आप बात करें तो जितनी तेजी से चीन में रिसर्च हो रही है, चीन से इक्विपमेंट बन रहे हैं, सारा का सारा जो आपने सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो सारा का सारा उत्पादन काफी हद तक चीन में हो रहा है। सारे के सारे राष्ट्र जो है वो चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। और जब भी हम किसी एक राष्ट्र पर निर्भर होना शुरू करते हैं, वो संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है जी। इन सभी विकसित देशों को शायद ये समझ में आया होगा कि कोई एक ऐसा राष्ट्र है जो चीन का और पूरे इस विश्व में बदलते संतुलन को वापस ला सकता है और संतुलित कर सकता है, तो शायद वो भारत है। और मुझे ये लगता है कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि शायद हम अब वो गरीब देश नहीं है जैसा हम कई बार हम अपनी मानसिकता में सोचते हैं। हाँ, हम विकासशील जरूर हैं, बट आज हम इन अति विकसित देशों के साथ खड़े हुए हैं। हमें इसको एक मौका समझना चाहिए, इसको हमें अपना भाग्य भी समझना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ भाग्य नहीं है, हमने अभी इतना दर्शाया है कि आज हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, प्रबल होती जा रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत सारी तकनीकियां हमारे यहाँ से आ रही हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हम उन
थोड़े देशों में से हैं जिन्होंने अपनी कोविड वैक्सीन भी बनाई है। जी। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत इस तरह की उपलब्धियां जो हासिल कर रहा है, इसी की वजह से शायद हम खड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है। जी। बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे आप तकनीक में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हम आगे बात करेंगे, IoT होता है, 5G, टेलीकम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बहुत सारी तकनीक नई नई आ रही हैं। और आगे का जो हमारा जो फ्यूचर है वो इस पे निर्भर करता है कि हम इन तकनीकों में कितना आगे जाते हैं, सभी राष्ट्र कितना आगे जाते हैं। मुझे लगता है भारत जो है इस में आगे है, लेकिन और आगे जा सकता है। और इन सभी राष्ट्रों के सहयोग से और मिलकर काम करने से शायद हम बहुत आगे जा पाएंगे। और यही मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बड़ी हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो शक्ति संतुलन की हम बात करते हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी है, और भारत के लिए एक सुनहरा मौका भी। सुविमल भट्टाचार्य जी, जो बातें प्रोफेसर मौसम ने कही, और इसके अलावा चारों देशों ने टेलीकम्युनिकेशन डिप्लॉयमेंट की तैनाती, इक्विपमेंट सप्लायर्स और डाइवर्सिफिकेशन और फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशन को लेकर जो सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की है, आप इसे कितना अहम मानते हैं? क्योंकि जो बातें प्रोफेसर मौसम ने भी कही कि चीन का जो एकाधिकार है या चीन को थोड़ा सा सप्रेस करने की जो बात है, क्वाड के चारों देश मिलके टेक्नोलॉजी में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को लेकर जो साझा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना ज़रूरी भी ऐसे में हो जाता है। अमृता जी नमस्कार। देखिए, क्वाड का जो आइडिया है, ये जब जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में जिक्र किया था जी। और 2017 में उसको आगे चारों देशों का बीच में काम शुरू करने का प्रयास हुआ है। अब अगर ये 10 साल जो गुजरे जिसमें कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट का हिसाब से ये या एक स्ट्रेटेजिक आइडिया के हिसाब से क्वाड का सोचा गया था, उसमें देखा गया कि चीन ने इस एशियाई इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीका से अपना काम अच्छा या बुरा हर सेक्टर में एक स्ट्रेटेजिक पावर के हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करने का शुरू किया। वो प्रोजेक्शन कोई पॉजिटिव प्रोजेक्शन नहीं था, ये हमेशा या तो किसी के साथ लैंड डिस्प्यूट या किसी के साथ हमारे साथ जैसे लैंड डिस्प्यूट है, वियतनाम और बहुत सारे देशों के साथ आपकी मैरिटाइम डिस्प्यूट्स है, जापान के साथ आपकी इंटरनेशनल आइलैंड्स को लेके। तो ये जो चीन की रवैया रही है इस बीच में, और इसने मजबूर कर दिया कि ये चारों देश मिलके क्वाड को आगे बढ़ाए। अब किस इलाके में चीन को कंट्रोल करना है या चीन को एक मैसेज देना है कि जब दुनिया में सब देश मिलके आगे बढ़ते हैं या एक साथ मिलके काम करते हैं, और जिसमें देखा जाता है कि चीन का भूमिका हमेशा एक निगेटिव तरह होता है, और विशेषकर हमारे ये चारों देशों में डेमोक्रेसी एक फंडामेंटल कॉमन प्रीमाइस है। चीन में डेमोक्रेसी का कोई कभी ना होगा ना है, और जिस तरीके से इन लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ इसी चीज का फायदा उठाया डेमोक्रेटिक कंट्री ना होने का जी। तो हमें ये क्वाड की इस वक्त जिस एरियाज में क्वाड को आगे लेके जाना है, काम करना है, और जो ये 3 सेक्टर में आज बातचीत हुआ है, विशेषकर आपकी वैक्सीन, आपकी पर्यावरण और ये जिसमें टेक्नोलॉजी इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि ये जो वर्किंग ग्रुप तीनों क्षेत्रों में बनाएगा, और विशेषकर इमर्जिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की इलाका में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज ऐसा एक रोल प्ले करता है जिसको आप सब दिशा में, सब क्षेत्र में इसका प्रभाव होता है। और विशेषकर चीन का ये देखा गया है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा गलत तरीका से कर रहा है। ठीक है, अपना मार्केट बढ़ा रहा है, अपना R&D का काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने जो अपनी साइबर की फील्ड में ये सारे ये जितने हमारे 4 क्वाड देश हैं, ये 4 क्वाड देशों का केस में देखा जाए तो बहुत सारे साइबर अटैक्स चीन ने पिछले कुछ सालों में की है। इसीलिए
ये जो टेक्नोलॉजी है, विशेषकर आज के डेट में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोफेसर मौसम ने अभी जिक्र किया था, जी IoT, आपकी 5G आगे आ रही है, जी क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारे कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजीज आगे आ रहा है, उसमें स्टैंडर्ड्स आगे लेके जाना, उसमें आगे कैसे एक ग्लोबल ऑर्डर में काम करना, और ये एक सिक्योर तरीका से समाज के लिए और देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए ये उभर के आए, इसको देखना है। तो इस रिस्पॉन्सिबल दिशा में क्वाड एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। क्वाड इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड के जो 4 देश है, ये चारों देश टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव रोल हमेशा प्ले करते आए हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं और टेक्नोलॉजी का जो मार्च है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको उससे जो आज समाज के ऊपर या देश के ऊपर या राजनीति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो ऑलरेडी वो समझ रहा है। आप बिग टेक की इशू भी आप देख रहे हैं, जो इस सिलसिले में वो नहीं होता है, बट आज की चर्चा में इस लाइन में नहीं आते, लेकिन बिग टेक को समझना ये चारों देशों का बीच में भी काफी सारे मैच्योरिटी है। इसीलिए ये चारों देश एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसको आगे लेके जाने के लिए, विशेषकर ये इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की स्टैंडर्ड्स पहले तैयार करना, एक वर्किंग मॉडल उसमें तैयार करना, और जो सप्लाई चेन नेटवर्क्स है सारे देशों में, उस सप्लाई चेन की जो सिक्योरिटी होता है, उसमें अपने अपने देशों में कदम लेना, और इसके बाद ये सारे एक संतुलन स्टाइल से दुनिया के सारे देशों का बीच में इसको आगे लाना है। तो ये एक अच्छा भूमिका, और यही आज और भी एक बात आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यही दिन यूनाइटेड नेशंस का भी एक एक्सपर्ट ग्रुप ने पिछले 1.5 साल से काम की है टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रभाव कैसे दुनिया में पड़ा है, जिसमें 193 देश ने साक्षर किया है। और इसमें भी यही दिशा में आगे जा रहा है कि टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आएंगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आएंगे, उसको कैसे हम संतुलित रूप से और समाज और देशों की और दुनिया की अच्छे के लिए काम हुए, निगेटिव ना हुए। तो उसमें ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मुझे लगता है एनहांसमेंट पे फोकस है। जी बिल्कुल, वो जरूरी भी है। प्रोफेसर मौसम, मैं आपका रुक करना चाहूँगी। जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ की और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई चुनौतियों पर भी मुझे लगता है बात करना ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरह की चुनौतियाँ आपको नज़र आ रही हैं इस क्षेत्र को लेकर। जी देखिए, टेक्नोलॉजी को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पहले शोधकर्ता जो ओरिजिनल काम करते हैं, नया काम करते हैं, नई सोच लेके आते हैं, उससे रिसर्च होती है, शोध होता है, और फिर आगे फील्ड आगे बढ़ती है, क्षेत्र आगे बढ़ता है। फिर वो कंपनियां जो कि उस शोध को लेकर उससे एक प्रोडक्ट बनाती हैं, स्टार्टअप्स हम बोल सकते हैं उनको। वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग जो कि अपना कुछ नया काम करना चाहते हैं और वो इस शोध को आगे दुनिया तक लेके जाते हैं। इसमें बहुत रिस्क होता है, इन दोनों चीज़ों में बहुत रिस्क होता है। और तीसरा वो ग्रुप जो कि एक बड़ी कंपनी है, कंपनी बड़ी बन गई है और उस तरह का काम जो है भारत जो है कर रहा है। ठीक है, 3 स्तर पे हम बात करें। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अभी स्टैनफोर्ड ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने देखा कि विश्व के 2% टॉप के रिसर्चर कौन कौन है, और भारत में 1.5% थे। वो 1.5% रिसर्चर जो थे वो भारत में पाए गए इस रिसर्च में। एक और मैं उदाहरण देता हूं। मैं अभी AAAI करके एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसका नाम है एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। उसमें मैं अभी इस साल प्रोग्राम चेयर था। ये मेरे लिए भी और भारत के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि भारत में कभी ऐसा प्रोग्राम चेयर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का रहा नहीं। उसमें हमने सब पेपर्स को सिलेक्ट किया कि कौन से अच्छे पेपर हैं, और उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, चीन के 630 पेपर सिलेक्ट हुए और यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के 460 पेपर सिलेक्ट हुए। देखिए चीन कितना ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पर है। और भारत के 32 पेपर सिलेक्ट हुए। देखिए हम 10वें नंबर पे थे सभी राष्ट्रों में, तो हम मतलब तुलना ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी अभी इस परिवेश में। तो इसी तरह से अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें तो हमारा स्टार्टअप का माहौल बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत एक्टिविटी हो रही है चारों तरफ, बहुत स्टार्टअप्स उभर के आ रहे हैं, AI में भी और क्षेत्रों में भी।
लेकिन फिर भी जो ऐसे स्टार्टअप जिनको हम देख के कह सकते हैं कि ये जो सोच है ये हमारी अपनी है, ये किसी और से इसकी इंस्पिरेशन हमने हमारी अपनी है, इसके प्रेरणा रूप हम हैं, वैसे स्टार्टअप कम हैं। और ऐसे स्टार्टअप की ये काम और जगह हो चुका है और अब हम इसको भारत के लिए लेके आना चाहते हैं, नंबर एक, या ये काम और जगह हो चुका है, हम इसको थोड़ा सस्ता लेवल पर, मतलब इसको और ऑप्टिमाइज करके इसमें कीमत कम करके कर पाएंगे, ये लेवल पे स्टार्टअप्स ज्यादा हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। और इसी तरह से जब आप आईटी इंडस्ट्री और गूगल्स और इन सब की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि लाखों नौकरियां हैं जो हमारे यहाँ अभी खाली हैं, क्योंकि एआई और इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्तरों पे मैंने अपनी बात कही। और अब आप देखिए कि इससे चुनौतियां अपने आप उभर के आ रही हैं। हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे बढ़ें, हम अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ पाएं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, लेकिन हम हैं अभी 10वें नंबर पे। हमारे यहाँ इतनी शोध नहीं होती, हमारे यहाँ इतने शोधकर्ता ही नहीं है, हमारे यहाँ इतने टीचर नहीं है। जब हमारे यहाँ टीचर और शोधकर्ता नहीं होंगे तो आगे लोगों को सिखाएगा कौन? लोगों को अगर सिखाएंगे नहीं तो वो उस लेवल पे जॉब नहीं ले पाएंगे जो हमारे यहाँ खाली पड़ी हैं, उस तरह के स्टार्टअप्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि वैसी शोध नहीं हो रही है। देखिए, पूरे इकोसिस्टम को हमको एनर्जाइज करना है, इसमें एक चेतना लानी है, और उस चेतना को लाने का मेरे हिसाब से, मेरे अपनी सोच है कि जो तरीका है वो ऊपर से शुरू होता है। देखिए, हम बहुत सारे छात्र हैं जो आज एआई पढ़ना चाहते हैं, बट उनको पढ़ाएगा कौन? उनको पढ़ाएंगे तो प्रोफेसर। अगर हमारे देश में 30 प्रोफेसर हैं तो वो शायद सब लोग 100 को भी पढ़ा ले तो भी तो 3000 को ही पढ़ा पाएंगे ना एआई में, या किसी भी और क्वांटम कंप्यूटिंग में तो शायद 5 भी नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी की सारी जो चेतना आएगी ये ऊपर से आएगी, नीचे से नहीं आ सकती। हम बहुत सारे प्रोफेसर करेंगे, इकट्ठे करेंगे, अपने देश में लाएंगे तो हमारे यहाँ शोध बेहतर होगी, हमारे बच्चे अच्छे से ट्रेन होंगे, वो बच्चे आगे टीचर बनेंगे, वो और बच्चों को ट्रेन करेंगे, पूरे के पूरे देश में इंजीनियर बढ़ जाएंगे। वो ये बच्चे जो है ये स्टार्टअप करेंगे, ये जो शोध होगी उस स्टार्टअप को लेके जाएंगे आगे, तो हमारे यहाँ से ओरिजिनल चीजें बिल्कुल, ये पूरी एक चेन की तरह काम करेगा डेवलपमेंट की। बिल्कुल प्रोफेसर मौसम, जिन बातों का, जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया है, निश्चित रूप से उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत तेज़ गति से इस पर काम भी कर रहा है, लेकिन शायद उसे और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। इन्हीं सवालों के साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जिन चुनौतियों का जिक्र किया है प्रोफेसर मौसम ने, कितना अग्री करते हैं आप, और आपके हिसाब से वो और कौन सी चुनौतियाँ हैं, चाहे हम अपने लेवल पर बात करें भारत या फिर वैश्विक स्तर पर भी? देखिए, प्रोफेसर मौसम ने जैसे जिक्र किया अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसोर्सेज की बहुत की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो 2013 में जब नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस किया गया था, तब कहा गया था कि हमारे देश में अगले 5 साल में 5 लाख सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जी। तो आज जब हम टेक्नोलॉजी लिप्स एंड बाउंड से आगे गए हैं और उसमें क्रिटिकलिटी, उसमें वल्नरेबिलिटी, उसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत सारे मात्रा में ये बढ़ गए, तो हमें और बहुत लोगों की ज़रूरत है। तो इसीलिए एक बेसिक प्रीमाइस रहेगा कि हम एक मिशन मोड रूप में अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को लेके, ये सिर्फ एक आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज है जो बहुत तरक्की की है आईटी के क्षेत्र में विशेषकर, और इनकी जो एक वैल्यू चेन की एक एडवांटेज होती है जिसमें इन्होंने भी खुद अपना R&D में इन्वेस्ट की है, इनके साथ हमारे कोलैबोरेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मिशन मोड के रूप में अगले 5 साल में अगर हम रिसोर्सेस नहीं बढ़ाते हैं, जो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें अगर एक एक्सपर्टीज ना होए देश के अंदर, तो आगे बहुत सारे कठिनाई आना इसलिए होगा क्योंकि जिस पेस में टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन लोगों का बीच में होगा या संस्थाओं के बीच में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई लोग पीछे हट के रहेंगे। लोग आगे जाएंगे, उसको इन्वॉल्व होते रहेंगे, लेकिन अगर हम इसको R&D और इसके साथ साथ आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मिटिगेशन सब इलाके में अगर हमारे एक्सपर्टीज देश के अंदर नहीं होता तो एक प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो अभी सरकार की
तरफ से जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किसी भी दिन अनाउंस किया जाएगा, उसमें ये सारे चीज को फैक्टर किया गया है। और ह्यूमन रिसोर्स के अलावा बजटरी सपोर्ट ये सारे इंस्टीट्यूशंस को दिया जाए कि साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें हमारे तरक्की और आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल मिशन मोड अप्रोच रहे। दूसरी बात है इस सिलसिले में कि आज क्वाड की तरफ से जब इनिशिएटिव आया है तो ये सारे जो 3 देश हमारे साथ है इसमें, इन तीनों में आपकी टेक्नोलॉजी की ऊपर, विशेषकर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में काफ़ी चर्चा और काम होते जा रहे हैं जी। ये इनकी जो एक एक्सपर्टीज रही है, इनकी जो भूमिका रही है कुछ फॉरवर्ड एरियाज में इसको आगे ले जाने का, ये सबको हम एक चेन की तरह एक नेटवर्क हमको बनाना चाहिए जिसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर पाए और इनकी जो ऑलरेडी एक एडवांटेज रही है कुछ इलाके में, उसको हम भी अपने साथ जोड़े ताकि एक ही इलाका में 3 देश अलग अलग तरीके से काम करे, वो ना होए। हम अपने सारे रिसोर्सेस इसमें ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि जैसा प्रोफेसर मौसम ने भी जिक्र किया, हर जगह में ये देखा जा रहा है कि R&D में और चाइनीज जो इंजीनियर्स है, कभी कभी इनके आर्मी PLA की तरफ से भी इनको बहुत सारे सुविधा दिया जाता है। PLA की एक डिवीजन है सिर्फ साइबर वारफेयर की तरफ, APT 41 जिसको कहा जाता है, जो साइबर वारफेयर को एक मिशन मोड की रूप से आगे लेके जा रहा है और ये लोग खुद फंडिंग करते हैं ऐसे। तो हमें अपना DRDO लैब्स, हमें अपना डिफेंस बजट, हमें अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की तरफ से जितने हम इस तरीका से एक कॉमन अप्रोच से काम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे बड़ी बात हो जाएगी जब हम एक ग्लोबल लेवल में कोऑपरेट करेंगे और एक एडवर्सरी जो बहुत शक्तिशाली है, जो इसको एक चुनौती की तरह ऑलरेडी काम कर रहा है, आपको कुछ इंसिडेंट से वो समझा रहा है कि उसकी नज़र आपके ऊपर है, आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, आपकी साइबर एसेट्स के ऊपर है, आपकी सोशल मीडिया या सोशल सेक्टर के ऊपर है। तो ये सारे आज के डेट में एक डिजिटल इंडिया जिस मात्रा में आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट्स उस मात्रा में चले और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से माध्यम से चले, मुझे ये समझ में आता है जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काफ़ी फोकस की ज़रूरत है और ये जो चारों देश हैं इनकी साझा कोशिशें जो हैं इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी हैं। प्रोफेसर मौसम, हम न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, वायरलेस 5G कम्युनिकेशन, स्टेम सेल, लेकिन इसके साथ ही जो है वो साइबर सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, डेटा सिक्योरिटी का। इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जब हम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी इस समय कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, डेटा सिक्योरिटी अपने आप में थोड़ा चैलेंज तो है, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, आपकी सारी चीज़ गूगल को पता है, उसने सिक्योर रखी हुई है, आपकी सारी चीज़ें फेसबुक को पता है, उन्होंने सिक्योर रखी हुई हैं, आपके सारे ट्रांजैक्शंस अमेजोन को पता है, उन्होंने सिक्योर रखे हुए हैं, आपके बैंक सब ऑनलाइन चल रहे हैं। तो मतलब एक सिक्योरिटी है, एक प्राइवेसी है। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी में हमें सिर्फ ये मेहनत करनी है कि उसमें हमारे बग्स ना रह जाएं, हम जो कोड लिखे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर जो हो उसमें लूप होल्स ना रह जाएं, और वो अगर कोई मिलता है तो जल्दी से जल्दी हम उसको रोक पाएं। असल में होता क्या है कि जैसे सुबीमाल जी ने कहा कि चीन से बहुत सारे साइबर अटैक्स किए गए और उस साइबर अटैक्स ने हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ, तो वो बात उनकी बिल्कुल सही है, पर उसका कारण ये है कि जब हमने अपने जो सॉफ्टवेयर बनाया या जब हमने वेबसाइट बनाई तो हमने उसके सिक्योरिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया। देखिए, बात ध्यान देने की है। हम चाहते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी की कौन सा इंफॉर्मेशन आएगी, कैसे जाएगी, वो रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक वॉल्ट बनाना चाहिए था, उसके ऊपर एक लेयर बनानी चाहिए थी जिसमें कि जब कोई व्यक्ति हमें अटैक करने की कोशिश करे, जिसके पास वो लॉगिन या पासवर्ड का वेरिफिकेशन नहीं है, तो हम उसको रोक सकें, वहीं के वहीं वो हम अटैक को फ्लैग कर सकें और लोग जो है उस अटैक को देख सकें कि अच्छा अटैक करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि हमारी वहाँ पे थोड़ी कमी रह गई हो।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये एक शोध का विषय है, मुझे लगता है ये एक इंजीनियरिंग का विषय है, जिसमें हमें चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी इंजीनियर्स रहें हर वेबसाइट पे, हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनकी मौजूदगी रहे, वो ये वेरीफाई करके हमें बता सके कि जी हमारा ये सेफ है, सिक्योर है, इस पे अटैक जो होगा आसानी से नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात प्राइवेसी की होती है। कई बार हम ये कहते हैं कि कुछ आगे की टेक्नोलॉजीज के लिए हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा बाहर जाए, क्योंकि हमारा डेटा बाहर जाएगा, लीक हो जाएगा, तो उससे हमारी जानकारी जो है दूसरों तक पहुंच सकती है, उससे हमारा नुकसान हो जाता है। वो प्राइवेसी एक अलग बात है, उसमें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन निर्भर करता है उस पर कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा डेटा जिसके हमारे पास राइट्स हैं वो हम दे सकते हैं, और उसके भी माध्यम बने हुए हैं। और कई सारी सोच हो रही है कि कैसे डेटा को शेयर भी किया जा सके, ऐसा भी किया जा सके कि प्राइवेसी भंग ना हो, और ऐसे किया जा सके कि आगे की नई तकनीकें उभर के आए। इस पे जरूर शोध हो रहा है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी, और इसमें इन क्वाड देशों के साथ हमारी जो सहकारिता है, जो साझेदारी है, उससे हमें डेफिनेटली फायदा होगा। बिल्कुल प्रोफेसर मौसम, मैं सुब्रमण्यम भट्टाचार्य जी आपको रुक करना चाहूँगी। साइबर सुरक्षा जो है वो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और जो बातें प्रोफेसर मौसम ने भी कही, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपने चीन से तमाम साइबर अटैक्स का भी जिक्र किया था पहले, कितनी ज़रूरी हो जाती है जब हम वैश्विक लेवल पर जा रहे हैं और इसे इस ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को जो है वो ग्लोबल रूप दे रहे हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कोशिश इस बीच में हुए हैं जिससे इसको एड्रेस किया जा रहा है। विशेषकर अगर हम देखें तो दिसंबर में हम कैबिनेट ने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत सारा बड़ा डिसीजन लिया था कि हम नेशनली इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और फॉरेन इक्विपमेंट्स जो भी आएंगे उसको ऑफ कोर्स एग्जामिन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फॉरेन इक्विपमेंट्स हम अपनी क्रिटिकल नेटवर्क से बिल्कुल हटाएंगे जी। तो ये एक मामला है। लेकिन जो बात होता है कि जो सप्लाई चेन का, जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की है, उसमें सिर्फ चाइना एक रिस्क फैक्टर वो नहीं है, बहुत सारे और सारे देश भी है जो बग लगा सकते हैं, और हमारे नेटवर्क के माध्यम से इनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, या इनके पास कैपेसिटी हो सकता है कि हमारा एक नेटवर्क को बिल्कुल डीकैपेसिटी कर दे। इसीलिए ये महत्वपूर्ण आज रहता है कि हम ये सप्लाई चेन की सिक्योरिटी में ध्यान दें, और अपनी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी, या ये और जो पार्टनरशिप क्वाड कंट्री की, ये तीनों अपनी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी का, ये हमारा एक इनिशियल लेवल में एक स्ट्रेटेजी होए। क्योंकि अगर आप देखें, आज अमेरिका भी जिक्र कर रहा है कि इनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रभाव पड़ रहा है, इनका सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनका कुछ सोर्सेज से इन्होंने सेमीकंडक्टर लेना बंद कर दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा जब हम उस मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। तो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इस देश में बड़ी मात्रा में हो रही है। रविशंकर प्रसाद जी ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया था, और पिछले कुछ सालों में मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत तरक्की की जी। बिल्कुल बात है कि सप्लाई चेन की जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो एक इंडस्ट्री वाइड, गवर्नमेंट वाइड और एकेडमिक R&D इंस्टीट्यूशन के साथ सब मिलके एक नेटवर्क, ट्रस्टेड नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम जाने कि अपने नेटवर्क्स में क्या है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने कहा, चूंकि वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा सुब्रमण्यम जी, सप्लाई चेन और ट्रस्टेड नेटवर्क पे आपने कहा फोकस करने की बात कही, और उभरती हुई तकनीक की जब हम बात कर रहे हैं तो इन चुनौतियों को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उभरती हुई तकनीक के लिए एक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप का गठन जो क्वाड देशों ने किया है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और डेवलपमेंट को लेकर नियम बनाए हैं, साझा हितों के लिए एक दूसरे का सपोर्ट, समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं इस एक क्षेत्र में भी जो शक्ति संतुलन है उसको स्थापित करेगी। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।